नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए फोर्थ सेमेस्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कल परीक्षा लगी हुई प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जो रज्जू भैया विश्वविद्यालय है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपके महाराजा सुहेलदेव जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय या ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होती हैं, यानी कि कॉपी और पेन से जिसमें आपको लिखना पड़ता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, अति लघु उत्तरीय को 50 शब्दों में, लघु उत्तरीय को आपको 150 या 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय को आपको 400 या 500 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आखिरकार इन क्वेश्चंस को लिखें कैसे या कौन से क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जाने वाले हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जब आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना होता है। अच्छा, इसके अंतर्गत जो एक प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, 2025-2026 में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। बेसिकली एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षा में यही से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना, एक तो शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। शिक्षा जो होती है वह एक प्रकार से आपका क्या होता है, विचारों के पुंज को शिक्षा कहते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है, मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। और मनुष्य का व्यवहार बनता किसके द्वारा है, मनुष्य का व्यवहार बनता है शिक्षा के माध्यम से। विचार रूपी पुंज को शिक्षा कहते हैं, यानी कि आपके आंतरिक मन में, आपकी आत्मा में, आपके शरीर में निहित जो एक प्रकार से ज्ञान है, उस ज्ञान को बाहर लाने का जो माध्यम होता है वो शिक्षा रूपी होता है माध्यम। यानी शिक्षा रूपी माध्यम, शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा रूपी माध्यम का प्रयोग करके हमारे आंतरिक जो शक्ति, हमारे आंतरिक जो ज्ञान है या हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम बाहर प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, वो होता है आपका शिक्षा। और शिक्षा से ही डेवलप होते हैं ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर का ही अध्ययन करता है मानव विज्ञान। इस तरीके से शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक हेड है तो दूसरा टेल है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान बेसिकली देखें तो ये एक प्रकार से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की यहां तक चीजें आपके समझ में आ गई। शिक्षा जहां एक तरफ विचारों के पुंज के रूप में मनुष्य के बिहेवियर को एक प्रकार से डिनोट करता है, उसको जो है कहीं ना कहीं पे उसको निर्देशित करता है किस तरीके से मनुष्य का व्यवहार होगा। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसका व्यवहार दूसरा होगा, अशिक्षित है तो उसका व्यवहार दूसरा होगा। वही मनोविज्ञान जो होता है वो क्या करता है, मनोविज्ञान में जब शिक्षा चीजें जुड़ जाती है तो बनता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं। यह एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन करता है। मान लेते हैं कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, वो और तमाम बालक हैं वो पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से उनको समझ में आ रहा है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो आखिरकार उन पर्टिकुलर बालकों को या उन बालक को जिनको समझ में नहीं आता है, समझ में क्यों नहीं आता है और उनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था क्या की जाए जिससे उनको समझ में आ जाए। यानी शिक्षा में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए, उसी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मनोविज्ञान रूपी विषय वस्तु का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों बनाया गया, ताकि शिक्षा में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। बोलो इतना बात समझ में आई। तो पूरा ओवरऑल मैं एक सिनेरियो आपको बता रहा हूं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, पढ़ना क्या है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य शिक्षा का जो होता है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, बालकों के मन को समझा, क्योंकि बालक के मन, आत्मा
और शरीर में जो निहित चीजें होती हैं उसी का बाह्य प्राकटीकरण ही शिक्षा होता है। और उन चीजों को शिक्षा मतलब जो मनोविज्ञान होता है बहुत डीपली जाकर के अध्ययन करता है। कौन सा व्यक्ति एक प्रकार से उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कैसा होगा, ठीक है, तो उसी के आधार पर उसका वो बालक प्रतिभा संपन्न होगा या वो बालक मूर्ख होगा, ठीक है, या एकदम से जो है गंवार टाइप का होगा, डल होगा, क्या होगा, वो एक प्रकार से हम जान पाते हैं। कोई बच्चा एक शिक्षक जो होता है शिक्षा ग्रहण करके या शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ करके ही एक टीचर बन पाता है कोई व्यक्ति, ठीक है। जैसे मैं हूं तो मैंने शिक्षा विज्ञान पढ़ा है तो मैं आप जान रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा। बालक को देख करके उसके आंतरिक मनोभावों को समझ करके उसके अकॉर्डिंग जो टीचर शिक्षा देता है वो वास्तविक टीचर कहा जाता है, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते बिना कुछ और बताए हुए आपको टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक ही बेसिकली ये था जो मैं आपको बता रहा था। ये सब चीजें आपके दिमाग में अगर घुसा रहेगा तो परीक्षा में बैठेंगे तो पूछा जाएगा, आप आसानी से लिख देंगे बना करके भी, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसके संयोग यानी इसके जोड़ने से बना है। निसंदेह शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से यानी शिक्षा से रिलेटेड मनोविज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जा सकता है। शिक्षा मानव व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित रहती है, यानी मानव व्यवहार का परिमार्जन या मानव व्यवहार का एक प्रकार से जो उत्तरोत्तर मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। एक 10 साल का बालक के अंदर आप देखते तमाम प्रकार के व्यवहार होते हैं, लेकिन आप देखते हैं जब बालक वही बालक 20 साल का हो जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वही बालक जब और आगे बढ़ता है या और बड़ा होता है तो उसके व्यवहार में और परिवर्तन आता है। इस तरीके से उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन के तौर तरीकों से संबंधित होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मानव व्यवहार के परिमार्जन के तौर तरीकों के अध्ययन के रूप में लगाया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, मानव व्यवहार का परिमार्जन करता है, मानव व्यवहार को अच्छा बनाता है और उसके तौर तरीकों के बारे में जानता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान जो मानव व्यवहार के उन्नयन और यानी उन्नयन मैंने उसको आगे बढ़ाने और परिमार्जन यानी उसको अच्छे तरीके से सेट करने से संबंधित होती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। निस्संदेह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के मूल संप्रत्ययों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? स्टीफन महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों यानी कि जो है एजुकेशनल सिचुएशन के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। बस यही चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी शिक्षा में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उन्हीं समस्याओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। बालकों का एक प्रकार से क्या कहता है, बालक के जो एक प्रकार से व्यवहार होते हैं उनके व्यवहार में लगातार परिवर्तन या उसका परिमार्जन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान रूपी विषय वस्तु की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न आ चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। प्रकृति माने नेचर, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं, यानी मनोविज्ञान जो होता है मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक एक प्रकार से शिक्षा मतलब मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि एक प्रकार से वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कोई भी विषय वस्तु अगर सुसंगठित सुव्यवस्थित और क्रमबद्धता के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है तो उस विषय वस्तु को क्या कहा जाता है, उस विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी विषय वस्तु को हम लोग क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, बालक की जो समस्याएं होती हैं, शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का मनोवैज्ञानिक धरातल पर अध्ययन करता है, यानी कि वैज्ञानिक धरातल पर अध्ययन करता है, सुसंगठित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है, ठीक है। उसका मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाता है, उनसे प्राप्त निष्कर्षों का आधार शिक्षा जगत की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है, साथ ही विद्यार्थियों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी भी कर सकता है। और जो भी शास्त्र या विज्ञान ऐसा करने में सक्षम है वो एक विज्ञान कहा जा सकता है। जैसे कि वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण और परीक्षण करके उसके संबंध में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन कर सकते हैं, और इसमें भी बिल्कुल वो होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आप देखते हैं स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक तमाम प्रकार के व्यक्तियों ने अधिगम से रिलेटेड तमाम सिद्धांत दिए, ठीक है। तो वो सब मनोवैज्ञानिक धरातल पर सिद्धांत हैं जो कि भविष्य की व्याख्या भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है बताएं। देखिए, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाने को कहते हैं, यानी शिक्षा के द्वारा क्या होता है, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। और व्यवहार में परिवर्तन लाने का तात्पर्य होता है व्यवहार को आदर्श रूप प्रदान करना, यानी कि मनुष्य का व्यवहार
अच्छा व्यवहार हो जाए, समाज के अनुकूल हो जाए वो व्यवहार। इसी प्रकार से शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, लेकिन किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि व्यवहार में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। व्यवहार में परिवर्तन तभी संभव होता है जब उसके स्रोतों और कारकों का ज्ञान हो, यानी व्यवहार कहाँ से आते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, इसका अगर आपको जानकारी होगी तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय व्यवहार है और शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन होता है, अतः इन दोनों के आपसी संबंध एक प्रकार से हैं। शिक्षा जो होता है क्या करता है, शिक्षा जो होता है व्यवहार में परिवर्तन करता है और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान करता है। इस तरीके से व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करता है और मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन शिक्षा लाती है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। चौथा नंबर क्वेश्चन से बेटा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है बताएं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है संगठित तत्वों तथा सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनमें निम्न तथ्यों पर विचार करना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। कौन कौन से तथ्य देखिए। सबसे पहली बात, शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य इसका यह है, शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य यह है कि ऐसे सिद्धांतों तथा ऐसे तथ्यों, यानी तथ्य माने फैक्ट, ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे फैक्ट की खोज करी जाए जिनसे क्या हो, व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्राप्त हो सके। क्या हो सके, व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्राप्त हो सके। दूसरी बात, शिक्षण विधियों में सुधार आ सके। ठीक है। तीसरा उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का, एक शिक्षक यानी टीचर को शिक्षण कार्य में सहायता देना, नहीं एक टीचर को एक प्रकार से शिक्षण कार्य में सहायता देना भी एक उद्देश्य रखा गया शिक्षा मनोविज्ञान का। और चौथा उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाना। क्या, सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। इस उद्देश्य से भी इसकी स्थापना करी गई। शिक्षा मनोविज्ञान का पांचवा उद्देश्य होता है कि बालक के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास किया जाए, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाए चाइल्ड का। ठीक है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही इसका उद्देश्य होता है। तो ये 5 उद्देश्य आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा में प्रश्न आएगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना, आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की 4th सेमेस्टर के, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम। ठीक है, इसके अलावा अपने सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट जो भी आपके होंगे, इसके अलावा आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के भी नाम अंकित कर दीजिएगा, यानी लिख करके भेज दीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, सबसे पहली बात ये कि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, वीडियो नोट्स मिलेंगे आपको, मतलब कि वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी आपको। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें और मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा मेरे द्वारा, उस पर आपको कितने मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। ठीक है, और उसके बाद में आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ठीक है, उस ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक वगैरह मिलती रहेगी और उसी में आपको सभी चीजें, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें आपका को करिकुलर, मेजर सब्जेक्ट का, को करिकुलर का और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उन सभी का आपको मिलता रहेगा। जो भी 3-4 मेजर सब्जेक्ट आपके होंगे उनकी तैयारी आपकी हो जाएगी विधिवत तरीके से। तो ये आपका हो गया 4th सेमेस्टर का। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हमको एक प्रकार से, हम तो 4th सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट हमारा बचा है, हम 5th सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, तो 5th सेमेस्टर के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। 5th सेमेस्टर के लिए भी पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स ग्रुप बन चुका है। इसमें आप जब तक आपकी 5th सेमेस्टर जो है पेपर नहीं हो जाएगा नवंबर दिसंबर जनवरी तक, तब तक आपको ग्रुप में जुड़े रहेंगे। लगभग 6-7 महीने आप जुड़े रहेंगे, 6 महीने कम से कम, एक सेमेस्टर का पूरा। तो केवल 100 रुपए फीस 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी रखी गई है। और सारे सब्जेक्ट इसमें आपके जो 3-4 सब, वैसे 5th सेमेस्टर में आपको केवल 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, माइनर का लफड़ा खत्म हो जाएगा। 5th सेमेस्टर में आपका माइनर नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 मेजर पढ़ना पड़ेगा। एक मेजर सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, एक सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 पेपर ये हो जाएंगे 2 सब्जेक्ट के। और प्लस में एक को करिकुलर तब भी होगा जिसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कंप्यूटर और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो 5th सेमेस्टर का भी एक प्रकार से हो जाएगा सभी सब्जेक्ट, यानी चारों सब्जेक्ट की, मतलब चारों पेपर का ये और एक पेपर वो, यानी कि 5 का इसकी तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। अभी से पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा ग्रुप से जोड़ करके। ठीक है, क्योंकि जो अभी तक हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह वो सब मिल जाएंगे ग्रुप में। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा 5th सेमेस्टर की, ताकि क्लियर आपका कोई डाउट वगैरह ना बचे। ठीक है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको फोर्थ सेमेस्टर का भी लेना है गुरुजी और फिफ्थ सेमेस्टर का भी जुड़ना है, तो फोर्थ और फिफ्थ का दोनों का अगर मिला करके लेंगे तो आपका 200 रुपया ना लग करके इस समय केवल और केवल कितने रुपए लग रहे हैं, 150 रुपए लग रहे हैं। यानी कि 150 रुपए फीस में फोर्थ सेमेस्टर का नोट्स वगैरह अभी का सेंड कर दिया जाएगा आपके पास, और फिफ्थ सेमेस्टर वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको क्लास 6 महीने की मिलती रहेगी। ठीक है, क्लास चलती रहेगी, सभी सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ करके आप जो है तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चले सॉरी आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 5वां नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्कोप माने होता है इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, विषय क्षेत्र इसका क्या है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक है, बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएं, विधियां, निर्देशन, परीक्षण, प्रमापन, इन तमाम प्रकार की चीजों को अध्ययन हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका विस्तार इतना अनिश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकी हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान कब, कहां और किन क्षेत्रों को अपने आप में शामिल कर सकता है, इस बात को कह पाना मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान कोई छोटी विषय वस्तु नहीं है। शिक्षा से रिलेटेड, मनोविज्ञान से रिलेटेड अधिकतर पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं विद्यार्थी के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन, अध्यापक का क्या, अध्यापक कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना, क्या पढ़ाना, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ बता, शिक्षण किस तरीके से देना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, पेपर कैसे करवाना है, सिलेबस, ये सब सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां के बारे में बताएं। अध्ययन विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित अध्ययन विधियां महत्वपूर्ण है। पहली है बेटा अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि का मतलब होता है अपने अंदर झांक करके देखना। अंतरदर्शन विधि होता है अपने अंदर को झांक करके एक प्रकार चीजों को समझना, अंतरदर्शन विधि हो गई। निरीक्षण विधि हो गई, ठीक है, निरीक्षण करना। प्रयोगात्मक विधि प्रैक्टिकल वाला जो होता है वो। विकासात्मक विधि हो गई, ठीक है। तुलनात्मक विधि हो गई, किसी दूसरे विधि से तुलना करना है, दूसरे मतलब स्टूडेंट, दो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, एक रमेश एक सुरेश है, तो रमेश और सुरेश की तुलना कर दो, भाई देखो रमेश बहुत आगे निकल गया सुरेश की तुलना में। ठीक है, तो इस तरीके से सुरेश और रमेश को तुलना कर सकते। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन पद्धति होती है। निदानात्मक विधि होती है, जीवन वृत्त अध्ययन विधि होती है यानी केस स्टडी मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है और सांख्यिकीय विधि होती है। ये सारी विधियां होती हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 8-9 विधियां हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की। तो ये सारी विधियां हैं जिन विधियों का प्रयोग करके हम शिक्षा मनोविज्ञान को जानते हैं, पढ़ते हैं। इन विधियों के बारे में आपको डीपली नहीं पढ़ना है, बस आप ये जान लीजिए कि ये विधियां एक प्रकार से हैं। क्लियर। चलिए, प्रश्न आपसे आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न अगला 7वां नंबर है कि विकास की अवस्थाएं बताइए। विकास की कितनी अवस्थाएं होती है बेटा। विकास की वैसे तो कई अवस्थाएं होती है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। उनके संबंध में मनोवैज्ञानिकों और शरीर विज्ञान वेत्ताओं में बड़ा मतभेद रहा है, परंतु डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास को विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो एक प्रकार से अधोलिखित है, नीचे लिखा हुआ है। पहला जो होता है मनुष्य का होता है शैशवावस्था में आता है, जब उसका जन्म हो जाता है, जन्म के बाद की अवस्था है। वैसे हरलाक नाम के एक विद्वान है, उन्होंने जन्म से पहले की अवस्था को भी एक प्रकार से भ्रूणावस्था से लेकर के आप देखते हैं भ्रूणावस्था, गर्भावस्था के मतलब की अवस्था में ही 3 अवस्थाएं बता दी। ठीक है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था और उसके बाद में भ्रूणावस्था, ये सब बताई। ठीक है, हालांकि उसको छोड़े अभी समझे अर्नेस्ट जोन्स ने क्या कहा, पहला कहा कि शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 5 साल तक की अवस्था शैशवावस्था होती है। फिर आती दूसरी अवस्था बाल्यावस्था। क्योंकि ये डाटा जो है इसके अनुसार, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, बाकी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से डाटा अलग अलग बताया है। ठीक है, तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 साल तक, दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, 6 साल से लेकर के 12 साल तक की अवस्था बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था 12 साल से लेकर के 18 साल तक की अवस्था। ठीक है, फिर चौथी अवस्था है प्रौढ़ावस्था, 18 साल के बाद जो अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था आती है। इस तरीके से 4 अवस्थाओं में आप बांट सकते हैं मनुष्य के विकास की। शैशवावस्था में विकास अलग ढंग से होता है, बाल्यावस्था में अलग ढंग से होता है, किशोरावस्था का विकास अलग ढंग से होता है और प्रौढ़ावस्था का विकास अलग ढंग से होता है। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। देखिए, विकास जो होते हैं, ये अवस्थाएं तो 4 आपकी मैंने बता दी, लेकिन ये इन्हीं अवस्थाओं में कई पक्षों में विकास होता है। जैसे शरीर का विकास होगा तो शारीरिक विकास, उसके मन का विकास होगा तो मानसिक विकास, उसमें इमोशन डेवलप होंगे तमाम सारे तो इमोशनल डेवलपमेंट जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं भावात्मक विकास हो गया। ऐसे ही उसके ज्ञान में वृद्धि होगी तो उसको संज्ञानात्मक विकास बोल देंगे। ठीक है,
इस तरीके से विकास होता है। क्रियात्मक विकास, जब उसको कार्य करने की क्षमता जो है बढ़ती रहेगी तो उसको क्रियात्मक विकास बोलेंगे। ठीक है, तो विकास के विभिन्न पक्ष यही सब हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, विकास की विभिन्न अवस्था में बच्चे में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्था के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें अधोलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली अवस्था होती है शारीरिक विकास, जिसमें शरीर का विकास होता है, बच्चा बढ़ता है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, बेसिकली शैशवावस्था और बाल्यावस्था में मनुष्य का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा होता है मानसिक विकास, यानी उसके जो है मन का विकास होना। ठीक है, मानसिक विकास यानी उसका जो मन होता है वो डेवलप हो, यानी कि उसका जो है मनो एक होता है, मन एक होता है आपका शरीर, तो शरीर का विकास और मनुष्य मतलब मन का विकास। इसके अलावा सामाजिक विकास, यानी समाज के रीति रिवाज सीखता है, समाज के नियम कायदों को जानता है वो। ठीक है, इसके अलावा चौथा होता है संवेगात्मक विकास। ये 4 विकास होते हैं और जीवन की चारों अवस्थाएं जो होती है, मतलब इसमें जो आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन चारों एक प्रकार से चारों विकास है। इसके अलावा और भी तमाम विकास हैं, क्रियात्मक विकास से लेकर के और भी संज्ञानात्मक विकास वगैरह हैं, जो कि एक प्रकार से और भी विकास के पहलू। लेकिन ये 4 मुख्य रूप से विकास होते हैं, जो 4-5 अवस्थाओं में मनुष्य के होते रहते हैं। शैशवावस्था में कैसा विकास होगा, इस तरीके से सारी चीजें होती है। ठीक है, जैसे किशोरावस्था में आप देखते हैं लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंस आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका भैया, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए। देखिए, प्रतिभाशाली बालक की कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है इनके पास विशाल शब्दकोश होता है। शब्दकोश माने उसके पास डिक्शनरी बहुत होती है। किसी भी शब्द को बोलने के लिए, किसी भी चीज को कहने के लिए उसके पास कई तरीके होते हैं, कई शब्द होते हैं एक ही चीज को बोलने के लिए। ठीक है, वो होता है एक प्रकार से क्रिया, मतलब कि एक प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर, चले भाई। दूसरा, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, यानी कि उसकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसके दैनिक कार्यों में भिन्नता होती है, यानी और बच्चों से एक प्रकार से उसके दिन के कार्य जो होते हैं अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, उसके अंदर जनरल नॉलेज बहुत होती है, आसपास की चीजों के बारे में और जीके के बारे में बढ़िया जानकारी रखता है वो बालक। इसके अलावा अमूर्त विषयों में रुचि लेता है। अमूर्त माने ऐसे विषय जो चिंतनशील होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उन विषयों पर रुचि ज्यादा लेते हैं। ठीक है, और भाई जैसे आप देखते रहे कि ये भाई ये किताब है, तो ये किताब है, तो भाई ये किताब है, तो उसको देख लिया तो उससे उसमें रुचि नहीं लेता। वो अमूर्त विषयों पे, ये भाई ये क्या है, जो नहीं है वो क्या है, उसको जानने का प्रयास करता है। क्लियर, इसके अलावा पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि और अरुचि लेने का प्रयास। ठीक है, पाठ्य विषयों में अत्यधिक कभी कभी रुचि भी लेता है, कभी कभी किसी पाठ्यक्रम में अरुचि यानी कि नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रतिभाशाली बालक वाला। सारे क्वेश्चंस वैसे इंपॉर्टेंट भी रखे हैं, सारे क्वेश्चंस कल आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, मानसिक रूप से मंद बालक से आप क्या समझते हैं। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से मंद माने होता है धीमा बुद्धि का है। ठीक है, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ होता है औसत से कम मानसिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति। मानसिक रूप से मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता पाई जाती है। बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में आईक्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं, आईक्यू। आईक्यू माने होता है, आई माने इंटेलिजेंट, क्यू माने क्वोशंट, यानी कि बुद्धि लब्धि। इसका सूत्र होता है आईक्यू लेवल बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये सूत्र लगा दीजिए। मान लेते कोई बच्चा है, वो है बेटा कितने साल का, वो है 20 साल का, और व्यवहार कितने साल बच्चों जैसा कर रहा है, वो 5 साल के बच्चों मान लेते हैं वो 15 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, कोई बच्चा है 20 साल का लेकिन 15 साल जैसे बच्चों यानी 5 साल पीछे है अपने से, तो आप मान करके गुणा करोगे 100 से उसकी बुद्धि लब्धि निकालने के लिए। 0 से 0 काट दो, 2 करनम 2, 2 पंचे 10 यानी 5 ही आ गया। 15 पचे कितना होता है 75। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है बेटा 75 है, यानी आईक्यू लेवल 75 है, यानी कि वो एक प्रकार से मंद बुद्धि से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, पागल नहीं है, थोड़ा ऊपर है इससे। बुद्धि लब्धि सामान्य कितनी होती है, 90 से लेकर के 110 तक की जो बुद्धि लब्धि होती है, ये बुद्धि लब्धि एकदम ठीक मानी जाती है बच्चों के लिए, एक सामान्य औसत बुद्धि लब्धि। लेकिन जब बुद्धि लब्धि 110 से लेकर के और 120 या 30 तक हो जाती है, 130 या 130 मान लीजिए, तो बुद्धि लब्धि प्रतिभाशाली बच्चों की होती है। ठीक है, मान लेते यही उल्टा कर दो कि कोई व्यक्ति एक प्रकार कोई व्यक्ति है 10 साल का
और वो बच्चा 20 साल जैसे बच्चों जैसे व्यवहार कर रहा है, तो गुणा कर दो भैया 100 से, 0 0 काट दो, 10 20 यानी उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, 200 बुद्धि लब्धि। यानी कि वह एक प्रकार से बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है। जैसे छोटा बच्चा एक था जो गूगल पर आता था, उसका नाम था कौटिल्य, वो ठीक है, ऐसे ही। तो ये होता है बुद्धि लब्धि का आपका सूत्र, ध्यान रखेंगे। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, ठीक है। तो क्लियर, समझ में आ गया। तो औसत कितना है बुद्धि लब्धि, औसत माने कि लगभग 90 से 110 के बीच में अगर बुद्धि लब्धि है तो औसत बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों की तरह होता है। लेकिन अगर उससे कम है तो मान लीजिए कि वो मानसिक रूप से मंद है, उससे ज्यादा है तो वो प्रतिभाशाली बालक है। क्लियर। चलिए, स्किनर नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मंद बुद्धि बालक भी इनको कहते हैं, मानसिक मंदता वाले बच्चों को मंद बुद्धि कहते हैं। अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धि वाला, विकल बुद्धि यानी उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, बेकार बुद्धि वाला, धीमी गति से सीखने वाला, ठीक है, पिछड़े हुए बालक या मूढ़ बालक, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए मंद बुद्धि बालकों के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, मतलब कि अगला जो है मानसिक मंदता की सरकारी परिभाषा दी गई कि मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। इसका आरंभ बालक के विकास की अवधि में होता है और अग्रलिखित में से एक या अधिक अनुकूल व्यवहार की कमी के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि एक प्रकार से चाहे तो वो परिपक्व कम होगा, या अधिगम यानी सीख नहीं पाता है कोई चीज को, या सामाजिक समायोजन करने में अक्षम है। इन तीनों की स्थिति, यानी अधिगम माने होता है सीखना, लर्निंग, किसी भी चीज को सीखने में वो एक प्रकार से उतना सफल नहीं जितना अन्य बालक है, तो मानसिक रूप से वो मंद व्यक्ति है। परिपक्वता उसके अंदर उतनी नहीं जितनी अन्य बालकों में है, तो भी वो मंद बालक है। सामाजिक समायोजन, समाज में समाज के रीति रिवाजों को नहीं सीख पाता, जान पाता, समाज में हमेशा झगड़ा लड़ाई करता है, समाज में समाज के लोग उसके मजे लेते हैं, वो एक प्रकार सही तरीके से नहीं जान पाता हर चीजों को, तो वो मानसिक रूप से मंद बालक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या चुका भैया, सृजनशील बालकों की क्या पहचान है। सृजनशील बालक मतलब होता है जो ऐसे बालक जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहते हैं, जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज को। देखिए, मनोवैज्ञानिक बेरोन है, उनका नाम बेरोन है, उन्होंने कहा कि सृजनशील बालकों या व्यक्तियों का गहन अध्ययन करके उनकी विशेषताओं की निम्न सूची प्रस्तुत की जा रही है। तो यही पूछा गया कि सृजनशील बालकों की क्या पहचान है या उनकी क्या विशेषताएं हैं, कुछ भी पूछे आप ये उत्तर लिख दीजिएगा। सबसे पहली बार लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। देखिए, उनमें सर्वोत्तम निर्णय शक्ति होती है, यानी कि वह एक प्रकार से किसी भी मुद्दे पर निर्णय करने में बहुत ही नंबर 1 दर्जे के होते हैं, यानी कि वो किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से घबराते नहीं, तुरंत किसी मुद्दे पर एक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होते हैं ऐसे बालक। दूसरी बात, जो एक प्रकार सृजनशील बालक होते हैं वे अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं, यानी एक अगर उन्होंने बात कुछ कह दी तो उस बात पर दृढ़ रहते हैं, ठीक है, उससे हटते नहीं है। तीसरी बात, वे जटिल घटनाओं में रुचि लेते हैं और तथा उन्हें प्राथमिकता देते हैं। जो जटिल कठिनाई मतलब जो जटिल होती है या जो एक प्रकार से कठिन मुद्दे होते हैं उन्हीं पर एक प्रकार से उनकी रुचि होती है। चौथी बात, वे विभिन्न प्रकार के तत्वों को संबंधित या पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक समय में बहुत से विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा सृजनशील बालक एक विशिष्ट उत्तेजना के प्रति साधारण से उच्च स्तर की प्रतिक्रियाएं कर दिखाता है और फिर अपने सृजन क्षेत्र के लिए उनमें एक से एक का चुनाव करता है, और यही महत्वपूर्ण बात होती है उसके अंतर्गत। यानी ये सारी विशेषताएं एक सृजनशील बालक की होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समय कम है, नहीं तो इसको 2-3 बार पढ़ करके मैं सुनाता, जरूरी है कि एक ही बार पढ़ दिया है आप लोग इसको समझ में जान ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्लियर। चलिए बेटा, तो सृजनशील बालक की विशेषताएं हो गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनशील बालक कौन है। देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता से संबंधित निम्न प्रमुख गुण होते हैं। कौन कौन से, देखिए, सबसे पहली बात, समस्या के प्रति संवेदना हो। दूसरी बात, चिंतन की सातत्यता हो, यानी चिंतन भी कर लेता हो, समस्या के प्रति जागरूक हो, समस्या का समाधान ढूंढने में एक प्रकार से वो मदद करने वाला हो। शब्द सातत्य उसके पास हो, डिक्शनरी बढ़िया ठीक ठाक हो। साहचर्य सातत्य हो, किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से मोह लेने वाला हो, किसी व्यक्ति से बातचीत करने में
उसको एक प्रकार से अपने में आकर्षित कर लेने वाला हो, अभिव्यक्ति सातत्य हो उसके पास, किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से बयां कर पाता हो, बोल पाता हो, मौलिकता हो, यानी जो भी बोलता हो फैक्ट बोलता हो और अपने किसी की नकल ना करता हो, जो भी हो उसका कुछ मतलब खुद का यूनिक चीजें हो, ठीक है। इसके अलावा तो ये सब गिलफोर्ड ने बताया। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के द्वारा सृजनात्मकता के संबंध में 5 बौद्धिक क्रियाओं को बताया है। पहली बौद्धिक क्रिया कौन कौन सी है, देखें, बोध, ज्ञान और अनुभव। ये भी एक प्रकार सृजनात्मकता के एक प्रकार से 5 बौद्धिक कारण क्या है, बोध, ज्ञान और अनुभव। दूसरा स्मृति, साधारण शक्ति। तीसरा कल्पना शक्ति की क्षमता। चौथी केंद्रित चिंतन। और 5वां होता है आपका मूल्यांकन, अर्थात अच्छाई, शुद्धता या पर्याप्तता के विषय में निर्णय तक पहुंचना। ये एक प्रकार से सृजनात्मकता के एक 5 बौद्धिक तत्व होते हैं, 5 बौद्धिक कारक होते हैं, क्रियाएं होती हैं। तो ये भी एक प्रकार जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें सारी क्रियाएं या बुद्धिमत्ता होती है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, पिछड़े बालकों का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए। संप्रत्यय, पिछड़े बालकों का। पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो किन्हीं कारण के बस में, चाहे शारीरिक कारण या मनोवैज्ञानिक वजह से, मन की वजह से, और उनका मन पीछे या फिर किसी चीज को सही तरीके से नहीं जान पाते, किसी भी कारणों से वो पीछे रह जाते हैं औसत बालकों से, एवरेज बालकों से, ठीक है। तो जो बालक बालिका यानी कोई लड़का या लड़की कक्षा में किसी तथ्य को यानी किसी फैक्ट को बार बार समझाने पर भी समझ नहीं पाता, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं और आपको मैं 2-3 बार बताऊं वो भी चीज आपको समझ में ना आए, कुछ बच्चों को आ जाए, कुछ बच्चे को ना आए, जिसको ना आए वो जान लीजिए वो मंद बुद्धि है या पिछड़ा हुआ बालक है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम पिछड़ा हुआ बालक कह सकते हैं, ठीक है। सिरिल बर्ट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि एक पिछड़ा बालक वह होता है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में लगभग वर्ष की आयु मध्यकाल में की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य होता है। यानी कि मान लेते हो कक्षा 5 में या 10 में पढ़ता है और कक्षा 8 या कक्षा 7 की किताब को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता, तो वह बालक बेटा कैसा बालक है, वह बालक पिछड़ा हुआ बालक है। जब वो कक्षा 10 में है लेकिन वो कक्षा 8 की किताब को नहीं पढ़ पाता, कक्षा 10 में पहुंच गया किस तरीके से, वैसे पहुंचेगा ही नहीं वो, ठीक है, लेकिन पहुंच भी जाएगा तो भी अगर उसको कक्षा 8 की किताब दे देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। इस प्रकार पिछड़ा बालक अपनी आयु के सामान्य बालक से पढ़ने लिखने में पीछे हो रहता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर अगर देखें तो समान बुद्धि लब्धि अर्थात 70 बुद्धि लब्धि के नीचे जो बालक होते हैं, वो बालक जो 70 से इनकी बुद्धि लब्धि कम है, वो बालक बेसिकली आपके इस श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में, वो मंद बुद्धि में आते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिक 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को पिछड़े बालकों को में मानते हैं। पिछड़े बालक का कारण है मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि की वजह से वो किसी भी चीज को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और प्रतिभाशाली बालक उनको बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक बहुत तगड़ा जो जानकार होते हैं वो होते हैं, और जो एक प्रकार से मानसिक मंद बालक होते हैं या कम बुद्धि वाले बालक होते हैं वो नहीं जान पाते किसी भी चीज को। और एक होते हैं बीच वाले जो कि एक प्रकार जान भी जाते हैं, ठीक है, जो चीज समझा रहा है उसको समझ में आ रहा है, लेकिन उतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं जितने एक प्रतिभाशाली बालक होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पिछड़े बालकों के प्रकार लिखिए। देखिए पिछड़े बालक कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे पहला बालक होता है शारीरिक दोष के कारण से पिछड़ गए हैं, यानी कि किसी शरीर में कोई कमी, हाथ नहीं सही है, पैर नहीं सही, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत है। इस प्रकार के बालक वे होते हैं जिनकी ज्ञानेंद्रियां ठीक तरीके से कार्य नहीं करती, जैसे उनकी आंख कमजोर है, ठीक है, उनके बहरापन है, कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या शारीरिक दृष्टि से एक प्रकार से उनमें कोई क्षति है, हाथ पैर में कुछ दिक्कत है, तो वो बालक एक प्रकार से शारीरिक दोष की वजह से पिछड़ गए, तो वो भी पिछड़े बालक होते हैं पहले। दूसरे होते हैं मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक, यानी जिनका एक प्रकार से मन बुद्धि उतना सही तरीके से काम नहीं करता। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है उन्हें मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। 70 से कम होती है या 80 से कम होती है, ठीक है। इसके अंदर मंद बुद्धि, हीन, मूढ़, जड़ बुद्धि, ये सब बालक आते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए। तो एक होते मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक। दो, तीसरा होता है संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए, यानी किसी भी इमोशंस को सही तरीके से नहीं समझ पाते। इस प्रकार के बालकों को माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों से स्नेह, सहानुभूति नहीं मिल पाती। ना तो टीचर उनको एक प्रकार से रिस्पेक्ट देता है, ना टीचर उनको प्रेम करता है, ना ही एक प्रकार से उनके माता पिता उनको प्रेम करते हैं। ऐसे बालकों का सब ओर तिरस्कार होता है, और ऐसे बालक जो होते हैं निराश हो जाते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, पढ़ाई से उनका रुख टूट जाता है, और ऐसे में चिंता, तनाव, निराशा और उदासीनता की वजह से उसमें एक प्रकार से एक जो प्रतिभाशाली बालक के भाव है वो सब नहीं दिखते हैं,
उनके अंदर निराशा और चिंता यही सब के भाव आते हैं, क्रोध वगैरह, वो एक प्रकार से इस तरीके से पढ़ने लिखने में उनकी रुचि खत्म हो जाती है और वो पिछड़ जाते हैं, इस वजह से वो पिछड़े हो जाते हैं। ठीक है। चौथे प्रकार के वे बालक पिछड़े होते हैं जो वातावरण और परिस्थिति की वजह से पीछे रह गए। ठीक है, सिचुएशन और इन्वायरमेंट की वजह से पीछे रह गए। इनमें कुछ बालक परिवार की आर्थिक परिस्थिति, यानी उनके पास परिवार मानते हैं बहुत गरीब परिवार से हैं, पैसा रुपया नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ा पाए पिताजी उनके, तो ऐसे में पीछे रह जाते हैं। तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ठीक नहीं, कहीं पर ऐसे जन्म हुआ है जहां पर सभी लोग ऐसे हैं, जैसे किसी ऐसे एरिया में जन्म हुआ है उस बच्चे का कि उस एरिया में सभी लोग पगले हैं, सभी लोग कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है, ऐसे एरिया में अगर आपका जन्म हो गया, आपका आस पड़ोस भी वैसे है, आप किसी स्कूल में नहीं गए तो आप पिछड़ जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप मानसिक रूप से मंद रहेंगे। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से ये बुद्धि उनकी पीछे रह जाती है और पिछड़ जाते हैं। पांचवें प्रकार का बालक होता है शिक्षा के अभाव में, यानी शिक्षित ही नहीं, स्कूल ही नहीं गए, शिक्षा का अभाव माने कमी, तो शिक्षा के अभाव से जो पिछड़े हुए बालक है वो पांचवें प्रकार के पिछड़े हुए बालकों की श्रेणी में आते हैं। वे बालक समान बुद्धि के होते हुए भी किन्हीं कारणों से स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते या उनका पढ़ने लिखने का कार्य असुविधा या अभाव के कारण से पीछे रह जाता है। ऐसे बालकों की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता, अतः वे पिछड़ जाते हैं। इस तरीके से ये होते भैया पिछड़े हुए बालक। क्लियर? इस तरीके से 5 प्रकार के पिछड़े हुए बालक होते हैं। शिक्षा के अभाव में, शिक्षा की कमी से पिछड़ जाते हैं, कुछ वातावरण परिस्थितियों की वजह से पिछड़ जाते हैं, कुछ इमोशंस की वजह से पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिलता माता पिता और अभिभावक का, कुछ मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और कुछ शारीरिक दोष की वजह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न, थॉर्नडाइक का जीवन, थॉर्नडाइक का उद्दीपन बताएं। अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, सिद्धांत का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। जब कोई प्राणी या व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति यानी उद्दीपक यानी जो है स्टिमुलस होता है, यानी उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जब वो एक प्रकार से वह क्या कर कोई भी काम कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके सामने क्या होती है, एक स्थिति होती है जिसको उद्दीपक कहते हैं, और उस स्थिति जो उसे एक प्रकार से विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, वह स्थिति कि आप एक काम करो। कोई भी स्थिति आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, कोई भी सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है कि भाई आप ये करो। ठीक है, इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। यानी कोई भी स्थिति, उद्दीपक माने कोई ऐसी स्थिति, जैसे मानते हैं कुछ भी आपके घर में घटित हो जाए तो उसके कुछ भी घटित हो गया तो सिचुएशन कुछ बदल गई। अब सिचुएशन बदल गई तो आप उसके लिए कुछ काम करेंगे, कुछ अलग टाइप का करेंगे। सिचुएशन ही आपको एक प्रकार से उसके सिचुएशन खिलाफ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसी को SR बॉन्ड या SR संबंध कहते हैं। ठीक है, इसी को थॉर्नडाइक ने दिया है। सिद्धांत क्या है इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने लिखा कि सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? मनुष्य का मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए बिग एंड हंट महोदय ने लिखा कि सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया तथा का शारीरिक क्रिया से किसी मानसिक क्रिया सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होता है। ठीक है, चारों सिचुएशन सामने आती है। शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से। इस तरीके से चारों का आपस में क्या होता है? बॉन्डिंग होती है, संबंध होता है। यह होना आवश्यक है। यही बात किसने बताई थी? यही बात बताई भैया किसने? हंट और बिग महोदय ने। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र विस्तार अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अध्ययन, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएं, विधियां, निर्देशन, परीक्षण, प्रमापन सब आ जाते हैं। इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा था लेकिन ये नहीं समझा था। इसका विस्तार इतना अनिश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकी हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हम जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की कोई नवीन पुस्तक खोलते हैं तो हमें यह ज्ञात रहता है कि सामग्री संभवतः क्या होगी। ठीक है, विषय विस्तार संबंधी परिभाषाएं अगर इसका देखें
तो कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा दी है इसकी विषय विस्तार को लेकर के, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, क्रो एंड क्रो, ठीक है, पति पत्नी थे। इन्होंने कहा दोनों लोगों ने कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है, यानी ऐसी दशाएं जो कि सीखने को प्रभावित करती हैं, उन्हीं दशाओं का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से है, ठीक है। डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो शामिल होती है, मानसिक व्यवस्था तथा उनका व्यवहार जो होता है मनुष्य का वो शामिल होता है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री में, ठीक है। गैरिसन और उनके मित्रों ने कहा, गैरिसन और अन्य ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संगठन जो होता है ये दो पहलुओं के आधार पर किया जाता है। पहला पहलू कौन सा है? पहला है ज्ञान प्राप्त करने वालों को विकसित तथा संपन्न बनाना, और दूसरा है निर्देशन के गुणात्मक विकास के लिए शिक्षकों को ज्ञान एवं अनुभूति से सुसज्जित करना। इस तरीके से ये दो एक प्रकार से चीजें बताई, दो पहलू बताए विषय सामग्री में शामिल, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से तमाम चीजों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहली बात देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो ऐसे लिखेंगे, देखिए विद्यार्थियों की शारीरिक रचनाओं और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियां जो होती, पांचों ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, कैसे काम करती हैं इन सभी का अध्ययन, ठीक है। कर्मेंद्रियां आपकी, इनकी क्रियाएं और शारीरिक विभिन्नता व शारीरिक विकास कैसे होता है ये सब पढ़ना पड़ता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क, स्नायुमंडल, अनुक्रिया तंत्र, सहज क्रियाएं, सामाजिकरण, यानी बच्चा किस तरीके से किसी भी चीज को सीखता है, समाज के नियम कायदे को सीखना ही सामाजिकरण होता है। प्रत्र निर्माण, किसी भी चीज को लेकर के किस तरीके से कोई काम करता है, शारीरिक संरचना, इन सभी का अध्ययन जो है विद्यार्थियों की शारीरिक रचनाओं और क्रियाओं के अध्ययन में शामिल होता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान में ही शामिल होता है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में क्या शामिल है? शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। इसके अंतर्गत निरीक्षण हो गया, उस किसी व्यक्ति का ध्यान कैसा है, उसकी रुचि कैसी, अधिगम यानी कोई कैसे किसी चीज को कैसे सीखता है, अधिगम माने लर्निंग सीखना, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, तर्क कैसा करता है, निर्णय, कल्पना, शक्ति, स्मृति, कल्पना, स्मृति, चिंतन, बुद्धि, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है शिक्षार्थी के, ठीक है। तो शिक्षार्थी की क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है जिसमें तमाम क्रियाएं शामिल है, मैंने आपको बताई। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु, तीसरी विषय वस्तु जो है उसमें क्या है? शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट की संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, संवेगात्मक यानी इमोशंस का अध्ययन उनके। इसके अंतर्गत जैसे कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के संवेग, इनका संगठन, स्थानीय भाव, मनोग्रंथि तथा इससे संबंधित तमाम प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका और सहज प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षार्थी की संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल है। चौथा पॉइंट आप देखते हैं, अगर इसी चीज प्रश्न को लघु उत्तरीय में पूछा जाए या अति लघु उत्तरीय में तो आप यही केवल पॉइंट लेकर के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए तो आप बता कर सकते हैं इन चीजों को। चौथी बात, चौथा एक प्रकार से जो है विषय क्षेत्र ये है शिक्षा मनोविज्ञान का कि शिक्षार्थी की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक क्रियाएं जैसे खेल, समूह निर्माण की प्रवृत्तियां, अनुकरण, किसी भी चीज को कोई व्यक्ति कर रहा है उसको देख करके सीखना ही अनुकरण कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे देख करके आप भी पढ़ाना शुरू कर दे तो अनुकरण हो जाएगा। सहानुभूति यानी दूसरे के दुख में दुख, सुख दूसरे के सुख में सुखी होना सहानुभूति होती है। इन सभी का अध्ययन जो है किया जाता है। इसके अतिरिक्त चरित्र, आदत, अस्थायी भाव, इन सभी का अध्ययन भी शिक्षार्थी की सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में शामिल होता है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक विषय क्षेत्र है। इसके अलावा शिक्षार्थी के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि शिक्षार्थी के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शिक्षार्थी के विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम और वातावरण में दो प्रमुख अंग होते हैं, वातावरण और वंशानुक्रम, ये दो प्रमुख अंग है शिक्षार्थी के विकास में, ठीक है। इनके ज्ञान के अभाव में यानी इनके ज्ञान की कमी में अध्यापक बालक का समुचित विकास नहीं कर सकता। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में बालक पर पड़ने वाले वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष प्रभाव का अध्ययन जो है ये एक प्रकार से किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, ताकि जो है एक टीचर यह भी जान पाए कि कोई बच्चा कहाँ से आता है, किस सिचुएशन से आता है और इसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी और इसका एक प्रकार से सोचने और समझने का तरीका किस तरीके का होगा। छठा जो एक प्रकार से इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता है, मतलब कि जो है इसकी क्या नाम है, विषय क्षेत्र में शामिल चीजें हैं, वो है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। क्योंकि हर एक बालक जो होता है अलग अलग विशेषताओं को अपने आप में शामिल किए होता है। हर बालक की सोचने, समझने और परखने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से उसको जानना, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है विषय क्षेत्र में। शारीरिक भिन्नताओं की भांति बालकों की मानसिक भिन्नताएं भी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी रुचियां अलग अलग होती हैं, उनकी अभिरुचियां, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, अभिवृत्तियां अलग अलग होती हैं, ठीक है।
इन सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में एक प्रकार से ये भी चीज शामिल है। सातवां विषय क्षेत्र में क्या शामिल है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट बालकों का अध्ययन। देखिए विशेष बालकों के अंतर्गत, जैसे विशेष बालक कौन से होते हैं, कुछ जैसे जो बहुत ज्यादा तेज हो वो भी विशेष होंगे, बहुत ज्यादा डाउन हो वो भी बहुत विशिष्ट होंगे। तो प्रतिभाशाली बालक हो गए, पिछड़े हुए समस्यात्मक बालक, मानसिक रूप से क्षीण बालक, ये सारे बालक जो होते हैं ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे बालकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आठवीं बात है बाल विकास अवस्थाओं का अध्ययन। देखिए बालक विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, बालक ऐसे पैदा होते ही बड़ा नहीं हो जाता है, पहले शैशवावस्था, फिर बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, इन सभी अवस्थाओं से गुजरता है। तो इन सभी अवस्थाओं में उसका तमाम प्रकार का विकास होता है। उन सभी विकास का अध्ययन मानव मतलब किसमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। बालक के शैक्षिक विकास के लिए इन अवस्थाओं का सूक्ष्म अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा अगला आप देखेंगे सीखने की क्रियाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत शामिल है। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में सीखने का विशेष महत्व है। बालक अनुकरण, अंतर्दृष्टि और सहज संबंध क्रियाओं के आधार पर सरलता से विषय सामग्री को सीख लेता है। शिक्षण के नियमों का भी विशेष महत्व होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में भी शामिल होता है। इसके अलावा 10वां होता है पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी क्रियाओं या सिद्धांतों का अध्ययन। क्या पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन भी इसमें शामिल होता है। 19वीं शताब्दी में पाठ्यक्रम निर्माण सिलेबस बनाने का तौर तरीका भी बताया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी ये भी शामिल है। परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाने लगा है। कहने का मतलब यह है कि यह पाठ्यक्रम निर्माण बालकों की अभिरुचियों के आधार पर, बालक कितना क्या पढ़ पाएगा, कब पढ़ पाएगा, उसके आधार पर सिलेबस को तैयार किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी बातों का अध्ययन जो है शामिल कर लिया गया है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा व्यापक है, इसीलिए इसको विषय क्षेत्र आप पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, माप व परीक्षण संबंधी शिक्षा सिद्धांतों का अध्ययन भी इसमें शामिल है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक शक्तियों का मापन तथा परीक्षण होता है, जिसके द्वारा बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि, रुचि, अभिवृत्ति और विशेष योग्यताओं का मापन विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। अतः माप और परीक्षण भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। इस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र था या स्कोप था उसको मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो ये एक प्रकार से एक आपका जो है दीर्घ होते टाइप का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न, भैया स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। बताएं भाई, स्किनर, प्रोफेसर स्किनर, बताइए। स्किनर, बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है। बीएफ स्किनर ने जानवरों के प्रशिक्षण में सक्रिय अनुबंधन को बहुत प्रभावशाली समझा और उन्हें यह विश्वास था कि बच्चों और युवकों के लिए भी यह समान महत्व का प्रमाणित होगा। क्योंकि बालकों पर जो है कहीं पर रिसर्च करना बालकों के ऊपर उतना ज्यादा कठिन सा काम हो जाता है। मनुष्य पर रिसर्च आप नहीं कर सकते, किसी मनुष्य को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन जानवरों पर रिसर्च पहले लोग कर लेते थे। क्योंकि जानवरों पर आप देखते हैं लोग जानवर मर जाते तो कोई उसमें केस वोस नहीं लोग करते, लेकिन अब होने लगा है, तो ऐसे में उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है। क्लियर? तो देखिए, जैसे कभी मूवी देखे होंगे तो जब कोई जानवर मरता है, झूठे जब दिखाया था, फिर मरता नहीं वास्तव में, अगर झूठे भी दिखाना होता तो उसमें नीचे लिख जाता कि भाई किसी को खतरा नहीं हुआ इससे। ठीक है, कोटेशन में। तो सक्रिय अनुबंधन में शिक्षक और छात्रों के व्यवहार का निर्माण समझा गया है और एक एक करके सब प्रयासों को पुनर्वलित किया जाता है। स्किनर का जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, इन्होंने दो तरह के अनुबंधन की बात करी है। पहला तो ये कि एक वह अनुबंधन होता है जो रूसी वैज्ञानिक पावलोव के प्रयोग पद्धति की देन है, जिसमें जीव स्वयं तो निष्क्रिय रहता है, यानी वह स्वयं कोई ऐसी क्रिया नहीं करता कि उसे वांछित फल की प्राप्ति या संतोष प्राप्त हो जाए, यानी कोई वह ऐसा काम नहीं है जिससे वो जो चाह रहा है वो उसको मिल जाए। पावलोव का अनुबंधन मात्र उद्दीपन प्रतिस्थापन की प्रक्रिया है, जिसमें कुत्तों के मुंह में लार प्राकृतिक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया या प्रक्रिया एवं अनुबंधित उद्दीपक यानी भोजन को देखने से आती है। यानी कि जब एक कुत्ता है, कुत्ता एक प्रकार से है, कुत्ते को एक बार रोटी दिखाई जाती है, कुत्ता दौड़ के क्या रोटी खा लेता है। फिर उसके बाद में
फिर रोटी के साथ साथ घंटी बजाई जाती है और कुत्ते को रोटी दी जाती है, कुत्ता खा लेता है। फिर घंटी बजाई जाती है, रोटी दी जाती है, तो फिर डेली आता कुत्ता खा जाता है रोटी को। इस तरीके से अब डेली वो घंटी की आवाज सुन करके कुत्ता आने लगता है, तो वहां पर घंटी उद्दीपक हो जाती है जो उसको एक प्रकार से रोटी तक खींच लाती है। तो ये होगा उद्दीपक और वो होगा अनुक्रिया, कुत्ता भाग आया यहाँ पर। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से क्या होता है, जब फिर एक दिन ऐसा आया समय कि पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाई और रोटी नहीं लाया, तो इससे क्या हुआ कि घंटी बजाई तब भी कुत्ता दौड़ के आ गया। तो केवल घंटी की आवाज सुन करके आने लगा था कुत्ता, ठीक है, रोटी की महक सुन करके नहीं, बल्कि घंटी की आवाज सुन करके उसको पता चला कि भैया घंटी की आवाज आती है, इसका मतलब कि रोटी मिल रही। क्लियर? तो वही चीज है यहाँ पर देखने से आती है। पर कई बार भोजन के साथ घंटी की आवाज, कुत्ते के मुंह में लार आना जो है प्रक्रिया और अनुबंधित उद्दीपक, भोजन उद्दीपक क्या है, भोजन है, और मुंह में लार आना प्राकृतिक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया होती है। यानी कि जब खाना को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आना, ये देखते हैं। तो खाना क्या है, खाना आपका जो है उद्दीपक है, और जो उसके मुंह में लार आती कुत्ते की वो अनुक्रिया है उस खाने की, ठीक है। पर कई बार भोजन के साथ घंटी की आवाज यानी प्राकृतिक उद्दीपक घंटी की आवाज की घटित होने पर मात्र घंटी की आवाज यानी अनुबंधित उद्दीपक के साथ ही लार आने की क्रिया कुत्ते में होने लगती है। इस तरह के अनुबंधन में प्राकृतिक उद्दीपक यानी भोजन के स्थान पर घंटे की आवाज प्राकृतिक उद्दीपक ले जाती है, मतलब ले लेती है, और इसमें भी कुत्ते के मुंह में लार आने की अनुक्रिया होने लगती है। यानी कि केवल घंटे की आवाज भोजन नहीं भी, लेकिन घंटी बज रही तो कुत्ते के मुंह में लार आ गया कि भाई यहाँ रोटी मिलने वाली है। इस तरह अनुबंधन को स्किनर ने उद्दीपन अनुबंधन की संज्ञा दी है, ठीक है। दूसरे प्रकार के अनुबंधन की अगर बात की जाए तो दूसरे प्रकार के अनुबंधन का प्रतिपादन स्किनर ने स्वयं किया है, जिसे वह अनुक्रिया अनुबंधन की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसको वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कह सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर का ही है। इस दूसरे प्रकार के अनुबंधन में जीव जो होता है पहले प्रकार के अनुबंधन की तरह निष्क्रिय नहीं खड़ा रहता। इसमें प्रयोगकर्ता जीव को यह अवसर देता है, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति जो प्रयोग कर रहे हैं स्किनर, तो अवसर देते हैं कि वह अधिगम यानी कि सीख करके, ठीक है, अधिगम स्थिति में सक्रियता की भूमिका अदा करे, यानी वो खुद काम करे, उस पर कर सके। इससे अधिगम स्थिति को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि जब तक प्रयोज्य जीव यानी जीव जो है वांछित व्यवहार ना करे, उसे पुरस्कार या दंड से मुक्ति ना मिले। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज कर दिया गया, जैसे खाना रख दिया गया आपको एक डब्बे में, ठीक है, उसी डब्बे में एक चूहे को मान लेते बंद कर दिया गया, कुछ भी बंद कर दिया गया, समझो ऐसे किसी को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर एक प्रकार से बंद कर दिया गया, यहाँ पर एक रोटी रख दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है एक बना जाएगा कोई खटका। अब एक बार जो है उसी में रोटी ये देख रहा है कुत्ता, लेकिन यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है। ये दरवाजा कब खुलेगा, जब इस खटके पर इस चूहे का लात पड़ेगा। अब ये चूहा बार बार इसमें कूदता फांदा कि रोटी तक हम पहुंचे, प्रयास करता है इसको खाने का। तो दूसरा जो है प्रयास करता है कि भाई जो जीव है वो रोटी खाने का प्रयास करे, खुद अपना प्रयास करे। तो प्रयास करता है लेकिन वो खा नहीं पाता, लेकिन क्या करता, कूदता रहता है, और एक समय आता है कि वो एक प्रकार से उसका पैर जाकर किसी खटके पर पड़ता है, खटका बटन दबता है और दरवाजा खुल जाता है, और वह कुत्ता रोटी खा, मतलब कि वो एक प्रकार से जो भी जानवर रख सको आप, तो खा लेगा रोटी। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में बेटा क्या होगा कि बार बार जो है फिर से एक प्रकार से उसमें बंद किया जाएगा। तो फिर अब उसको पता जो कि हम कूदे फांदेंगे, उसको भी नहीं पता कि हम खटके पर कूदेंगे तो दरवाजा खुलेगा। उसको ये पता है कि हम जो है इसी में कूदे फांदेंगे तो अभी कोई कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, तो फिर वो कूदेगा। फिर वो कूदते कूदते क्या होगा, फिर इसी पर कहीं पर लात पड़ेगा, फिर दरवाजा खुल जाए, फिर तो उसको पता चलेगा, फिर वो उसको ध्यान में आएगा कि भाई हम कहां पर कूदे थे लास्ट बार, तो दरवाजा खुला था, तो सोचेगा भाई यहां पर कूदे थे। अब वो क्या करेगा, 2-3-4 बार करने के बाद में फिर वो 5वीं 6ठी बार क्या होगा, वो डायरेक्ट जो है यहीं पर कूदेगा और दरवाजा खुलेगा और रोटी खा लेगा। इस तरीके से वो खुद करके सीखेगा। ये दूसरे प्रकार का अनुबंधन हो गया, ठीक है, ये जो इन्होंने बताया है, क्या नाम है, स्किनर ने, ठीक है। इस तरह के अनुबंधन को नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत यही है कि जब क्रिया करके चीजों को एक प्रकार से खाए व्यक्ति, क्योंकि इसमें प्राणी पुरस्कार प्राप्त करने अथवा दंड से बचने के लिए नैसर्गिक भूमिका अदा करता है, इसलिए इसे नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। इस अधिगम में प्राणी को अपने परिवेश में अक्षरशः संक्रिया करनी पड़े, कुछ ना कुछ काम करना पड़ा, तभी उसको भोजन मिलता है, कुछ भी मिलता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रश्न आ चुका अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत को ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं बताएं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो सीखने की क्रिया धीरे धीरे एक के बाद एक प्रयास के बाद प्रयास से ही नहीं अपितु संपूर्ण परिस्थिति के निरीक्षण से एकाएक उत्पन्न सूझ के द्वारा होती है।
आप लगातार काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, फिर उसी काम करने के अलावा आपको सीख आती है, वो होता है आपका एक प्रकार से क्या होता है, सीख का सिद्धांत, सोच का सिद्धांत। वस्तुतः अंतर्दृष्टि का अर्थ हल को एकाएक पकड़ लेना। जैसे मैंने आपको उदाहरण अभी बताया था, कुत्ता जो है, मतलब किया कोई कुत्ता है, कोई बंदर है, या कोई भी व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो अचानक से सीख जाता है, फिर वही काम करता है, फिर अचानक सीख जाता है, तो वो चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और हल प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र का संस्वरूप के संदर्भ में एक प्रकार से हो जाता है। आर्किल ने प्रयोगों के द्वारा सूझ के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है। पहली बात, सूझ एकाएक उत्पन्न होता है। दूसरी बात, सूझ का संबंध किससे होता है, बुद्धि से। तीसरी बात है, सूझ पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है। चौथी बात, सूझ के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। पांचवी बात, सूझ पर परिस्थिति के अवयवों की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण परिस्थिति को उसके अंगों सहित समझ लेने पर सूझ झलक पड़ती है। इसके अलावा छठी बात, सूझ में प्रासंगिक पूर्वानुभव सहायक होते हैं। सूझ में कुछ देर तक टटोलना और अन्वेषण करना पड़ता है। यानी सूझ के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी सूझ को लिए पहले आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, उस सूझ को मतलब उस रास्ते को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के वो रास्ता मिल जाएगा। आठवीं बात, सूझ का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में संभव होता है। और नौवीं बात, सूझ में लक्ष्य जो होता है प्रेरक का काम करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए रोटी आपका रखा है शीशा के उस पार, और उसमें आपको कूद करके देखना कि भाई वो रोटी कैसे खा रहा है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपका पैर उस पर पड़ेगा और दरवाजा खुलेगा, आप रोटी खा लोगे, ठीक है। फिर आपके अंदर सूझ आएगा कि कहाँ पर जो है, कहाँ पर पैर पड़ने से जो है ये दरवाजा खुला था, तो आप बार बार करेंगे, उसी पर पैर मारेंगे, तो वो सूझ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है सूझ का सिद्धांत। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, मानस मंद। मान संबंध मत पढ़िएगा, इसको मान संबंध मत पढ़िएगा, ठीक है। ये क्या लिखा है, मानस माने मन और मंद माने मंद यानी कम। तो यानी ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से मंद है, ठीक है, उसी को मंद बुद्धि या मानस मंद बालक कहते हैं। मानस माने मन, मंद माने कम होना, ठीक है। जिसके वजह जैसे बालक जिनके पास मन की कमी है, ठीक है, वो मानसिक मंद या फिर मानस मंद कह सकते हैं, समझे। मानस मंद बालकों की शिक्षा हेतु योजना प्रस्तुत कीजिए। देखिए, यद्यपि मानस मंद बालकों की शिक्षित करना काफी मुश्किल काम होता है, काफी बेसाध काम होता है, मतलब बहुत पैसा भी खर्च होता है, परंतु निम्न सुझावों को अपना करके जो मानस मंद व्यक्ति है, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, उनको हम सिखा सकते हैं। पहली सिचुएशन, पहला क्या कर सकते हैं, शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन। देखिए, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा का उद्देश्य उनके शैक्षिक जीवन में आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें तैयार करना है। दूसरे शब्दों में, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति उनकी की जाए, स्वास्थ्य आदतों का निर्माण किया जाए, सुरक्षा की भावना उनको महसूस करवाई जाए, प्राथमिक चिकित्सा तथा मनोरंजन की शिक्षा उनको प्रदान करी जाए। जैसे फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में ऐसी। इसके अलावा मनोरंजन यानी कि उनको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में बताया जाए। तो उनके उद्देश्य से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि एक प्रकार से उनको सब कुछ जानकारी मिलती रहे और वो अपने प्रति सजग हो जाएं। दूसरी बात, मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हैं बेटा। देखिए, स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर। मंद बुद्धि बालक अपनी देख रेख स्वयं कर सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग किया जाए, उनकी इसके लिए उनको शिक्षित किया ताकि वो अपनी देख रेख स्वयं कर सके। कपड़े पहनने खुद वो सीख सके, भोजन करना जान पाए, सफाई करना, अपनी वस्तुओं की रक्षा करना, इनको उनको सिखाना चाहिए। अपना मनोरंजन कैसे करना है, इन सभी का जो है प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपने दैनिक कार्य जो है कर सके और अपने आप में सुखी रह सके, किसी दूसरे के आश्रित ना रह सके। तीसरी बात, सामाजिक प्रशिक्षण यानी इनको सोशल ट्रेनिंग दी जाए। मंद बुद्धि बालकों को उचित ढंग से सामाजिक व्यवहार करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो सामाजिक चीजों के बारे में जान सके। सामाजिक कार्यों, खेलों, सामाजिक कार्यों, शिष्टाचार का प्रशिक्षण देने के साथ साथ मंद बुद्धि बालकों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करें, ताकि वो तमाम प्रकार के क्रियाकलाप में भाग लेंगे, तो उससे उनका जो है दिल जो होगा बहल जाएगा, मन बहलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आर्थिक प्रशिक्षण, इकोनॉमिक ट्रेनिंग। देखिए, मंद बुद्धि बालकों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम धन का अर्जित कर सके, यानी कुछ भी कमा खा सके। इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो कुछ नौकरी वगैरह कर सके। इसके अलावा
पांचवी बात, विशिष्ट कक्षाएं, स्पेशल क्लासेस उनके लिए दी जाए, मंदबुद्धि बालकों के लिए। देखिए मंदबुद्धि बालक अपनी मानसिक सीमाओं की वजह से क्या होते हैं, सामान्य कक्षाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि बालक वहां के तेज होते हैं उनसे। तो ऐसे में जो है वो उनमें अपने आप को पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे, ऐसे लिए उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था करें ताकि वो अपने आप को बराबर महसूस करें। अतः उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः जो मानसमंद बालक है उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके प्रशिक्षण का ध्यान दिया जाना चाहिए, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख करके। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शिक्षण और अधिगम में संबंध बताइए। शिक्षण और अधिगम में क्या लर्निंग होता है, अधिगम का मतलब, शिक्षण का मतलब होता है आपका टीचिंग। टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है, यानी क्या संबंध है। देखिए शिक्षण और अधिगम के संबंध को समझने के लिए शिक्षण और अधिगम के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। अधिगम के अर्थ को इस प्रकार समझा जा सकता है, वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम नवीन ज्ञान और नई अनुक्रियाओं यानी रिस्पॉन्स को ग्रहण करने की एक क्रिया है, यानी नई नई चीजों को सीखना ही अनुभव होता है, मतलब अधिगम होता है, किसी भी चीज को सीखना ही अधिगम है, लर्निंग। गिलफोर्ड ने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन करने को अधिगम कहा, यानी कि आपका व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, उत्तरोत्तर बदलता रहता है, वही एक प्रकार से परिवर्तन ही जो है अधिगम होता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अधिगम को आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड को ग्रहण करना बताया है, कि यानी कि जब हम आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को लगातार ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, तो वही अधिगम होता है। ठीक है, ये होता है अधिगम। तो शिक्षण क्या होता है, शिक्षण का प्रमुख कार्य होता है अधिगम पर केंद्रित रहना। ठीक है, यानी अधिगम पर केंद्रित रहना। अधिगम जो होता है किसके माध्यम से आप कर पाते हैं, शिक्षण के माध्यम से। जब भी शिक्षण होगा तभी अधिगम भी होगा, यानी शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परंतु बीओ स्मिथ इस विचार से सहमत नहीं है। उनका मत यह है कि आवश्यक नहीं कि शिक्षण द्वारा अधिगम उत्पन्न हो ही। उनके अनुसार शिक्षण तथा अधिगम दोनों सर्वदा अलग वस्तुएं हैं, मतलब अलग चीजें हैं। बीए स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रियाओं की वह प्रणाली या व्यवस्था यानी सिस्टम है जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। इसके विपरीत ग्रीन ने यह प्रतिपादित किया कि शिक्षण के बिना अधिगम संभव ही नहीं है, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। वस्तुतः व्यवहार परिवर्तन और आदतों के निर्माण को अधिगम माना जाता है। जब आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, आदत में परिवर्तन हो, तो वो अधिगम हो गया। आदतों के निर्माण और व्यवहार परिवर्तन के लिए विभिन्न शिक्षण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस वजह से यानी कि आपकी आदत कैसे बनती है, शिक्षा के माध्यम से बनती है, शिक्षण के द्वारा बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा। तो अधिगम और शिक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू, उसमें कह सकते कोई दिक्कत की बात नहीं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था एक भावात्मक अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। किशोर अवस्था एक भावात्मक अवस्था। देखिए कोल और ब्रोन्स कहते हैं कि किशोर अवस्था के आगमन के मुख्य चिन्ह इस प्रकार परिलक्षित होते हैं। पहली बात, किशोर अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, ये तमाम प्रकार के इमोशंस अस्थायी रूप अपना धारण कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है बच्चा, वह मतलब कि अन्यायी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे पिक्चर वगैरह में आप देखते हैं गुंडा जो होता है, जो विलेन होता है, आप कोई मूवी देखेंगे किशोर अवस्था के दौरान तो आपको लगेगा कि गुंडे हम ही हीरो हैं। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, आपको लगेगा हम ही हीरो हैं, हम ही क्या करें गुंडे को मार दे, पिक्चर में अंदर घुस गई। ठीक है, तो धारणा आती है। वह अन्याय के प्रति क्रोध, दुखी व्यक्ति के प्रति दया की भावना जो है किशोर अवस्था के बालकों में प्रायः आ जाती है। इसके अलावा सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता और निर्बल और आश्वस्त किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। यानी सबल और स्वस्थ जो किशोर होता है उनमें संवेगात्मक स्थिरता, उनमें इमोशंस जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, जबकि जो निर्बल और एक प्रकार से आश्वस्त किशोर होते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं, उनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई, कभी क्रोध, कभी गुस्सा, कभी कैसे कैसे उनके अंदर तमाम बदलते रहते हैं। तीसरी बात, किशोर अवस्था को अपनी आकृति, स्वास्थ्य और सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों की सदैव चिंता रहती है। चौथी बात, किशोर ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ समझा जाता है। उसे संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने में बहुत कठिनाई होती है उस दौरान, क्योंकि किशोरावस्था में ही आप देखते हैं महिला और पुरुष में डिफरेंस भी होने लगता है। यदि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो वह घोर निराशा का शिकार बन जाता है
और किशोर अवस्था का बालक ही यानी 18 साल से नीचे का जो बालक होता है, जब भी वो कोई काम करता है और उसमें असफल हो जाता है तो वो एक प्रकार से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अभी जीवन नहीं देखा हुआ होता है, उसको लगता है कि यही सब कुछ है, एक प्रकार से है, एक ही बार में सब हो जाएगा। तो ऐसे में ये नहीं सोचना होता है आपको। ऐसी दशा में वह या तो घर छोड़ करके भाग जाता कहीं पर या आत्महत्या करने की बात सोचने लगता है। तो किशोर अवस्था के बालक प्राय ये चीजें करते हैं। ठीक है। पांचवी बात है बी एन झा के अनुसार अगर देखें तो किशोरावस्था में भावात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि वह एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति उसको दूसरे अवसर पर छिन्न भिन्न मतलब एकदम से छिन्न भिन्न कर देती है, उसको एकदम से दुखी कर देती है। यानी जो चीजें उसको आज अच्छी लग रही हो सकता है कि 1-2 महीने बाद वही चीजें उसको बुरी भी लगने लगे। यानी किशोरावस्था जो होती है भावात्मक स्थिरता नहीं होती इसमें, हमेशा इसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है और एक प्रकार से उथल पुथल की अवस्था होती है। इसमें हर चीज आप देखते हैं, माता पिता जो है इसमें आप देखते हैं यही प्रेम की अवस्था भी होती है। लोग बच्चे ही प्रेम में भी पढ़ते हैं, इसी अवस्था में ही प्रेम के साथ साथ इसी अवस्था में क्या होता है, इसी अवस्था में बच्चों में आप देखते हैं कि जो है बनने बिगड़ने की उम्र भी यही होती है। पढ़ लेगा तो माता पिता डांटेंगे भाई पढ़ ले बच्चा, ठीक है। बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको एक प्रकार से अपने जीवन साथी खोजने के लिए एक प्रकार से वो प्रयासरत रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में उसके तमाम प्रकार की चीजें रहेगी। माता पिता कहेंगे उसके जाओ भाई भैंस चरा लाओ, तो कहेंगे नहीं हमको पढ़ाई करना है, तो पिताजी से भी अपने लड़ जाएगा। स्कूल जाने के लिए भी प्रेरित कभी कभी होता है, वो जाना का मन करेगा, कभी नहीं जाने का मन करेगा, कई सारी चीजें होंगी। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों यानी कारकों को संक्षेप में लिखिए। देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। पहला कारक है बुद्धि। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो है बुद्धि, ठीक है। हरलाक नाम की एक महिला विद्वान है, इन्होंने कहा कि उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्रगामी बनाने से संबंधित होती है, जबकि निम्न स्तर की बुद्धि जो होती है पिछड़ेपन से संबंधित होती है। यानी बुद्धि ही एक प्रकार से किसी बालक को तेज और किसी बालक को धीमा, पढ़ने में तेज किसी बालक को पढ़ने में कम एक प्रकार से करवाती है। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो आपका विकास तीव्र होगा, ठीक है, आपका सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो विकास को प्रभावित करता है आपकी क्या, बुद्धि। दूसरा कारक कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला, वो है यौन। यौन माने क्या होता है आपका, यानी कि लिंग के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है, ये भी होता है। नहीं लड़का और लड़की का विकास अलग अलग होता है। देखिए बालिकाओं का विकास बालक की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, उनमें परिपक्वता भी शीघ्र आती है। बालिकाओं में लड़कियों में जो है परिपक्वता भी जल्दी आ जाती है, वो चीजों को समझने बहुत जल्दी लगती है, अपने आप को केयर करने की जो देखभाल करने की जो उनके अंदर पावर होती है ज्यादा होती है लड़कियों के अंदर। बालिकाओं का मानसिक विकास भी बालकों से पहले होता है, शारीरिक विकास भी बालकों से पहले होता है। आप 15 साल का लड़का बगल में खड़ा कर दो, 15 साल की लड़की खड़ी कर दो, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। लड़का जो होगा एकदम से पातर पातर मिर्चा जैसा होगा और लड़की जो होगी वो थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाएगी और वो एक प्रकार से थोड़ी बड़ी लगेगी, उसको मतलब कि लड़की थोड़ी बड़ी लगेगी और लड़का छोटा लगेगा, ठीक है। आपने अगर देखा हो तो देख लीजिए, मतलब कि आप अंदाज लीजिए, वैसे ही अपने आसपास देख लीजिएगा। तीसरी बात पौष्टिक भोजन। देखिए पौष्टिक भोजन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिन बच्चों को उत्तम पौष्टिक आहार मिलता है उनका विकास कम पौष्टिक आहार वाले बच्चों की तुलना में तीव्र गति से होता है। यानी कि जिनको पोषण बढ़िया मिलता है उनका विकास ज्यादा होता है, जिनको पोषण नहीं मिलता है उनका विकास कम होता है। चौथा विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है भैया शुद्ध वायु और प्रकाश। स्वच्छ वातावरण में रहने वाले बालकों का विकास जो है तीव्र होता है, और गंदी बस्ती में रहने वाले विकास जो बच्चे होते हैं उनका विकास कम होता है, ठीक है। यानी कि जो स्वच्छ वातावरण में रहने वाले बालक है उनका विकास गंदी बस्तियों में रहने वाले बालकों की अपेक्षा अच्छी तरह से होता है, ठीक है। पांचवा संस्कृति जो प्रभावित करता है बाल विकास को। विकास पर देश की संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है बाल विकास पर, ठीक है। पिछड़े देशों की संस्कृति तथा विकसित देशों की संस्कृति वहां के लोगों के विकास को प्रभावित करती है। अगला मतलब कि किसी देश का कल्चर ही पिछड़ा है तो वहां का कल्चर के हिसाब से वो पिछड़ा ही रहेगा बालक, और जिस देश की संस्कृति आगे रहेगी वो देश के बच्चे आगे बढ़ेंगे। रोग और चोट से भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। रोग और चोट बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और सतह प्रजाति। देखिए नीग्रो और भारतीय बच्चों का विकास श्वेत प्रजाति यानी व्हाइट एंड येलो रेस है उनके बच्चों की अपेक्षा धीमा होता है। यानी भारतीय बच्चे जो होते हैं कम बुद्धिमान होते हैं। निग्रो यानी कि जो काले बच्चे होते हैं, काले बच्चे समझ रहे हैं, जैसे कि जो अफ्रीका के कंट्री के बच्चे होते हैं, भारतीय बच्चे होते हैं, वो एक प्रकार से उतना विकास में नहीं, आलसी टाइप के थोड़ा बहुत होते हैं, उनका विकास उतना नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, ये वास्तविक नहीं है। और जो गोरे लोग होते हैं यानी कि जो इंग्लैंड ब्रिटेन या रूस वगैरह के यानी उत्तर भारत के मतलब उत्तरी ध्रुव के लोग के आसपास जो होते हैं यानी कि, ठीक है, पश्चिम देश के लोग, ये सब एक प्रकार से क्या होते हैं, वो एक प्रकार से उनका विकास तीव्र गति से होता है। यानी कि चाइना और फ्रांस जापान के लोग उनका
विकास तीव्र होता है और इनका विकास कम होता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। भारत में बहुत सारे विद्वान हुए हैं और अफ्रीका में बहुत सारे विद्वान हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आप देखिए, मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है? क्योंकि मानव विकास एक का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि यानी कि उसके ग्रोथ के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तभी वह शिक्षा की योजना को क्रियान्वयन, विकास तथा अभिवृद्धि के संदर्भ में कर सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर देखें तो हड्डियों के आकार में वृद्धि होती है, पर कड़ी हो जाने के कारण से उसके स्वरूप में परिवर्तन भी हो जाता है। इस प्रकार विद्या में अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। ठीक है, जैसे आप शिक्षित होते, विद्या आपके अंदर आती तो आपका विकास होता रहता है। विकास की प्रक्रियाएं गर्भाधान से प्रारंभ हो जाती हैं, जन्म के बाद तक चलती रहती हैं, जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास होता रहता है। हरलाख नाम की महिला विद्वान ने कहा कि विकास आम वृद्धि तक जो है सीमित नहीं होता, उसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं, नवीन योग्यताएं, ये सब बच्चा सीखता रहता है। तो विकास का मतलब ये होता है नई नई चीजों को जानेगा, नई नई चीजों को सीखेगा, वही विकास होता है, ग्रोथ होता है। शरीर भी बढ़ेगा, मन, बुद्धि बढ़ेगी, मन बढ़ेगा, यही सब विकास होता है आपका। अगला क्वेश्चन, अभिवृद्धि और विकास में क्या था? अभिवृद्धि को अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं, विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर, अभिवृद्धि और ग्रोथ देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहली बात है विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास होता रहता है। यानी यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास, यानी पहला अंतर। दूसरा अंतर, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति ही, यानी कि शरीर के आप में, शरीर का हाथ बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही, मोटाई बढ़ रही है, तो ये आपका क्या हो गया? अभिवृद्धि हो गया आपके शरीर में। ठीक है, और गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति एक प्रकार से होती है, यानी कि इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है विकास में, जबकि इसमें केवल क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, तीसरी बात, वृद्धि जो होता है, वृद्धि विकास का एक चरण है। विकास जो है बड़ा होता है, वृद्धि उसमें शामिल हो जाती है, यानी कि विकास के अंतर्गत ही, या विकास का एक फैक्टर है वृद्धि। ठीक है, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित हो जाती है। क्लियर। चौथा अंतर, परिवर्तनों को देखा तथा नापा जा सकता है। आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति पहले पतला था, मोटा हो गया, कोई व्यक्ति देख सकते कितना जो है छोटा था, कितना लंबा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा अभिवृद्धि। और विकास क्या होता है? परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता इसमें। ठीक है, केवल अनुभव कर सकते हैं आप, इसको माप नहीं सकते। क्लियर। विकास को आप केवल अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा केवल शारीरिक परिवर्तनों को इसमें प्रकट कर सकते हैं अभिवृद्धि में, जबकि विकास में संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप से प्रकट करते, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, मनोवैज्ञानिक, मतलब कि एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, कुछ भी विकास हो, आप इसमें देख पाएंगे। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, क्रियात्मक विकास क्या है? देखिए, क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। जैसे आप कोई चीज को सीखते हैं, जैसे कोई क्रिया, आप पहले जब आप 10 साल के होते हैं, आप किसी भी चीज को धीरे धीरे करते हैं, उतने जबरदस्त नहीं कर पाते, लेकिन जब आप 20 साल के हो जाते हैं या 15 साल के हो जाते हैं, तो उसी काम को आप तीव्र गति से करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? गत्यात्मक, वो होता है आपका क्या? क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर, शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय होता है, गति और उनकी शक्ति निहित होती है। बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ क्रियात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है। जैसे आप 10 किलो का बोझा उठा सकते हैं, 10 किलो पे आप 20 साल के होंगे तो आप 20 किलो का बोझा भी उठा सकते हैं। तो 20 साल का बोझा वो डेवलप हुआ, क्या हुआ? वही क्रियात्मक विकास है कि आप काम ज्यादा कर पा रहे हैं, आपकी योग्यता बढ़ रही है। ये योग्यताएं मानसिक विकास से संचालित होती हैं तथा बालक अपने वातावरण से समायोजन हेतु इनका प्रयोग करता है। बालक का क्रियात्मक विकास उसकी कार्य शक्ति निर्धारित करता है तथा इसी पर उसकी सफलता और असफलता जो है वो डिपेंड करती है। क्लियर। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? देखिए, ये प्रश्न हमेशा आएगा परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन,
विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान करता है? शिक्षा से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उनका विवेचन करता है, उन समस्याओं का विश्लेषण करता है और उन समस्याओं का क्या समाधान होगा ये भी शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़िएगा। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है। अध्यापक में चलने वाली वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशक होता है। शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, वो शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेता है। वह छात्रों के सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है, कैसे बच्चे को सीखना है। शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है एक टीचर। अतः एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण भी और उपयोगी भी है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कमी में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर पाता। नहीं, एक टीचर शिक्षा मनोविज्ञान अगर नहीं पढ़ता है तो वो पढ़ा नहीं पाएगा सही तरीके से। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य बना हुआ है। ऐसे आप टेट सीटेट की परीक्षा देते हो उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान आपको सीडीपी पढ़ना पड़ता है, चाइल्ड डेवलपमेंट उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना होता है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा छात्रों के सीखने को सरल, सहज और रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना होता है। अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान इन तमाम प्रकार के दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए एक एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहली चीज, इसलिए एक प्रकार से टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। क्यों जरूरी बेटा? पहली बात देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को समय दृष्टिकोण पर्याप्त करता है, यानी कि एक समय का एक संपूर्ण दृष्टिकोण देता है कि कौन सा बालक कैसा है। उसके लिए एक पूरा मापदंड या एक पैनल बताता है, बताता है कि भाई हाँ ये चीजें आपके समक्ष है, इसको आपको ऐसे ऐसे करना है, पूरा एक जानकारी आपको देता है। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। तीसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है, ताकि बालक के प्रति जो है टीचर जो है प्रेम की भावना से पढ़ाए, सहानुभूति से एक प्रकार से उसको पढ़ाए, समदर्शी तरीके से उस बालक के तमाम मनोभावों को समझ करके उसको ट्रीट करे। चौथी बात, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है कि किस विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा समझ पाएंगे, तो विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं के महत्व पर भी बल देता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता देता है, सिलेबस बनाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान की इंपॉर्टेंट भूमिका है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के बहुमुखी विकास की विधियों की जानकारी भी देता है। ठीक है, कि किस तरीके से विकास किया जाए बच्चों का, उसके लिए तमाम विधि क्या होगी वो सब बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में अध्यापक की मदद भी करता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है, किस तरीके से छात्र पर अनुशासन बनाए रखना, छात्र को कैसे कंट्रोल में करना है, सब जानकारी मिलती है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव के बारे में और उसके व्यवहार के ज्ञान से अवगत करवाने मतलब कराता है कि भाई बालक का स्वभाव क्या होगा, कौन सा बालक का स्वभाव कैसा होगा, ये बच्चा कैसा होगा, बच्चा एक प्रकार से किस तरीके का व्यवहार करने वाला होगा, ये सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति जान जाता है। इसलिए जरूरी है एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, समायोजन के लक्षण बताइए। देखिए समायोजन के कई लक्षण है। पहला लक्षण है परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए उसको। दूसरी बात है संतुलन होना चाहिए उसके पास। तीसरी बात है पर्यावरण। चौथी बात है संतुष्टि और सुख। पांचवी बात है संवेगात्मकता। छठी बात है साहसी और समस्या का समाधान युक्त। ये सब समायोजन के लक्षण है। किसी भी चीज में समायोजन करने के लिए संतुलन, संतुष्टि और सुख, परिस्थिति का ज्ञान, पर्यावरण, संवेगात्मकता, साहसी और समस्या का समाधान एक प्रकार से जरूरी होता है। ये सब लक्षण समायोजन के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा विकास क्या है। देखिए भाषा विकास की, इससे पहले एक मॉडल पेपर और दिया है हमने, उसको भी अगर चाहे तो देख सकते हैं आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको। देखिए भाषा विकास क्या है। भाषा विकास उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो मनुष्य को विश्व के समस्त अन्य जीवधारियों से अलग करता है। ठीक है, भाषा से ही मनुष्य जो है वो पशु पक्षियों से अलग होता है। क्योंकि पशु पक्षियां बोली बोलते हैं, भाषा केवल मनुष्य बोलता है। हरलाख कहती हैं कि दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति और क्षमता जो होती है उसी को भाषा कहते हैं। अपने विचार और व्यक्त करने की, अपने जो है आपके अंदर जो ज्ञान है उसको व्यक्त करने की क्षमता होती है, भाषा के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा
ब्राउन फील्ड कहते हैं कि अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्रिया को भाषा कहते हैं। यानी अन्य लोगों के साथ अगर आप संपर्क स्थापित कर पाते किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। डम्बिल कहते हैं कि किसी जाति के भाषा विकास का इतिहास उसकी बुद्धि विकास का इतिहास होता है। ये सब एक प्रकार से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो विद्वानों ने बताई। आगे देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था का क्या अर्थ है? शैशवावस्था का अर्थ है मीनिंग ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी अंग्रेजी में शैशवावस्था को कहते हैं। साधारण शिशु के जन्म के बाद के प्रथम 6 वर्ष की आयु उसकी शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से लेकर के 6 साल तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हर्लॉक कहती है कि यह जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह बाद बालपन आरंभ होता है और 2 साल तक बालपन चलता है। फिर अलग 2 वर्ष के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक चलती रहती है। इस तरीके से एक प्रकार से बाल्यावस्था जो शैशवावस्था होती है उसको इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। उपरोक्त विचार महिला मनोवैज्ञानिक हर्लॉक ने व्यक्त किए हैं जो कि शैशव के संबंध में सूक्ष्म और व्यापक अर्थ की ओर संकेत करते हैं। सामान्य रूप से सभी मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना है। जैसा कि क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं। बालक रेंगना यानी रेंगना, चलना, बोलना सब सीखता है। ठीक, जन्म से लेकर के 5 से 6 साल तक की अवस्था तक बच्चा जो है वो चलना वलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, हंसना, खिलखिलाना, उसके अंदर ईर्ष्या भी की भावना भी धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक विकास ज्यादा होता है, मनोवैज्ञानिक विकास इसमें थोड़ा कम ही होता है। आदत क्या है? आदत की परिभाषा दीजिए। देखिए, गैरट महोदय कहते हैं कि आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराई जाती है कि वह व्यवहार स्वचालित हो जाता है, अपने आप चलने लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, दारू पी रहा है, 10 बार दारू पिया, 20 बार पिया, अब इतनी बार एक प्रकार से दारू 10-20 बार पी लिया, अब वो खुद चाहता है कि दारू हम बंद कर दे, लेकिन वह एक प्रकार से बंद उसको नहीं कर पाता है। जैसे सिगरेट आपने 20 बार पिया और उसके बाद वो बंद आप नहीं कर पाएंगे, यानी वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक मतलब क्या है, वो आदत हो गई आपकी। ठीक है, तो आदत जो है कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा काम जो आप अधिक बार करते हैं और इस वजह से वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है, और वो काम जब आप नहीं करते तब आपको मोटिवेट आपका शरीर करता है, आपका मन करता है कि ये काम करो। ठीक है, वो आदत होता है। आदतों का निर्माण बचपन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। कई सारी आदतें बचपन में आती हैं, इनको छूटने में समय लगता है। आदतों को सरलता से छोड़ा नहीं जा सकता है। अच्छी आदतों से बालक प्रगति कर सकता है और बुरी आदतों से बालक का पतन निश्चित हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान है। तो भैया, आदत अगर आपकी ठीक है तो आप आगे बढ़ेंगे, आदत अगर आपकी बेकार है तो आप बर्बाद हो जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कुछ बच्चों की आदत है कमेंट में आकर के बातचीत करना, तो उनको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, वो कुछ जीवन में कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बस केवल बात करने आते, तो उनको बस केवल जीवन में क्या होगा, बात ही करने के लिए लोग मिलेंगे, उनका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लिए बात करने से कुछ नहीं, बल्कि अपनी आदत सुधारो। अगला क्वेश्चन, तनाव या प्रतिबल क्या है? हंस सेली कहते हैं कि प्रतिबल से तात्पर्य शरीर के द्वारा आवश्यकता के अनुसार की गई अविशिष्ट अनुक्रियाओं से होता है। मॉर्गन, किंग, बिस्ज और जो है स्कोपलन ने प्रतिबल को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रतिबल एक आंतरिक अवस्था है जो शरीर के दैहिक भागों, बीमारी, व्यायाम, अत्यधिक तापक्रम आदि या वैसे पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियों जिसका वास्तव में हानिकारक, अनियंत्रणीय और उपायों के बावजूद मौजूदा साधनों को चुनौती देने वाला के रूप में अध्ययन किया जाता है, उसे उत्पन्न होता है। तो ये होता है भैया तनाव या प्रतिबल। किसी भी चीज को जो आप नहीं चाहते, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उससे तनाव उत्पन्न होता, चिंता उत्पन्न होती, किसी भी काम को जब वो पूरा नहीं होता जैसा आप चाहते हो वैसा। बेरोन कहते हैं कि प्रतिबल एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों में वैसी परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो दैहिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करता है या विघटित करने की धमकी देता है, उससे व्यक्ति तनाव में आ जाता है। कोलमैन कहते हैं कि कोई भी घटना जो मनुष्य पर बार बार दबाव डालती है तथा जिसके कारण से व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है किसी भी चीज पर, वही प्रतिबल होता है। काफर और एप्ली कहते हैं कि प्रतिबल व्यक्ति की वह अवस्था होती है, तनाव या प्रतिबल व्यक्ति की वह अवस्था होती है, क्या होती बेटा, वह अवस्था होती है, कौन कहता है, काफर और एप्ली कहते हैं कि प्रतिबल व्यक्ति की वह अवस्था है जब वह प्रत्यक्षण करता है कि उसकी सत्यनिष्ठा खतरे में है या उसकी चीजें खतरे में है, जो चाहता वो नहीं हो पाता, तो व्यक्ति तनाव में हो जाता है। प्रतिबल वही होता है, तब वह अपनी सभी शक्तियों की उन्नति करके अपनी सुरक्षा करना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, दिवा स्वप्न यानी कल्पना क्या है? दिवा स्वप्न को कल्पना कहते हैं, इमेजिन। यह एक प्रकार का मानसिक खेल होता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति सभी बच्चों में पाई जाती है बेसिकली।
इसका संबंध भविष्य की कल्पनाओं से होता है। ठीक है, दिवा स्वप्न के द्वारा बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति का उपाय ढूंढते हैं। दिन में जो सोचते हैं रात में सपने भी आ जाते हैं। दिन में ही सपने देखना, इमेजिन करना, किसी भी चीज को इमेजिन करना ही ये होता है दिवा स्वप्न। स्मृति, याददाश्त जिसको कहते हैं। स्मृति एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संचित या गत अनुभव, यानी जो आपने पढ़ा लिखा है, संचित किया है आपके दिमाग में, वो एक प्रकार से, या जो पीछे बीत गए अनुभव है, यानी गत अनुभव जो है, जो बीत गए अनुभव उसी गत अनुभव कहते हैं, उसको आवश्यकता पड़ने पर दोबारा से हम चेतन अवस्था में लाते हैं। यानी कि ऐसे जानकारी जो हमारे अचेतन अवस्था में है, अवचेतन अवस्था में, उसको हम दोबारा से चेतन अवस्था में लाते हैं। ठीक है, चेतना में लाता है। स्मृति के अंतर्गत समस्त सीखी हुई या अनुभव की हुई बातें आती हैं। इस प्रकार स्मृति पूर्व अनुभव और विचारों को पुनः जागृत करने, सजीव करने तथा स्मरण करने की एक क्रिया का नाम होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा। राजनीतिक शास्त्र का यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का भी लेक्चर ऐसे ही जैसे आज हमने इसका डिस्कस किया है, ऐसे ही लेक्चर भी डिस्कस हो चुका है। तो आप सभी लोग इसको भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, सभी लेक्चर्स प्राप्त कर, सभी की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखिए सभी टाइप का 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम आपको एसएमएस कर देने हैं। आप किस सेमेस्टर में है? देखिए 5th सेमेस्टर का भी कोर्स जो है ग्रुप बन चुका है, उसमें भी जुड़ने के लिए आपको इसके अंदर भेजा जाएगा। उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपए फीस में आपको क्या मिलेगा बेटा? लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। फिर पीडीएफ नोट्स आपके ये एमसीक्यूज आपकी अगर परीक्षा होगी तो उसके लिए भी होंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वही बात एक ही है। लिखित परीक्षा होगी जैसे आज मैंने समझाया, लघु उत्तरीय, तिलक उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 4 टाइप के क्वेश्चन आंसर, इसकी यानी दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी बेहतर तरीके से। जिनको भी जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स इसमें बेसिकली मिलता है, उसके फायदा आपका होगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा। ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप केवल 4th सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो आपके लिए फीस रखी गई 100 रुपए। केवल अगर आप चाहते कि नहीं हमको 5th सेमेस्टर में केवल जुड़ना है तो भी फीस आपके लिए 100 रुपए। तो आप चाहे 5th सेमेस्टर में जुड़े चाहे 4th सेमेस्टर में जुड़े, 100 रुपए फीस आपके लिए है। लेकिन अगर आप चाहते दोनों के लिए जुड़ना चाहते हैं, 4th और 5th दोनों सेमेस्टर का आपको एक साथ लेना है, ठीक है, अभी 4th सेमेस्टर क्लास चल रही है तो उसके लिए आपको मिल जाएगी, ग्रुप मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए 200 रुपए नहीं लगेंगे, केवल 150 रुपए में आपका हो जाएगा पूरा 5th सेमेस्टर। आपका 6 महीने तक आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, यहाँ पर क्लास होगी। तो अभी जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा। मात्र 150 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाएगा, 4th सेमेस्टर भी और 5th सेमेस्टर भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।